नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। मुंबई के दादर में मौजूद सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर से हूं ये शो लेकर हाजिर, क्योंकि महाराष्ट्र में आज से जो भी धार्मिक स्थल हैं वो खुल गए हैं। उस बारे में आपको और जानकारी दूंगी, ये खबर भी दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बिहार ले चलते हैं और बात करते हैं किस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। चौथी बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ऐसा 7 बार करके उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। उन्हीं के साथ 14 और मंत्रियों ने शपथ ली है। बीजेपी और जेडीयू के 5 मंत्री इनमें शामिल हैं। इस सरकार में हालांकि वो जोड़ी नजर नहीं आएगी जो आपको हर बार नजर आती है, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की, क्योंकि इस बार सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही एक बार और बन गए हैं, लेकिन इस बार की जो सरकार है वो थोड़ी बदली सी है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया, जो जोड़ी है सुशील मोदी की और नीतीश कुमार की एक बार आपको फिर से नजर नहीं आएगी, क्योंकि इस बार बीजेपी कोटे के 2 नए उप मुख्यमंत्री होंगे। एक तरफ हैं तारा किशोर प्रसाद तो दूसरी तरफ हैं रेणु देवी, और दोनों ही बीजेपी कोटे से हैं। तो रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये सरकार और राज्य में बीजेपी की बढ़ती ताकत के तौर पर भी दिखता है। उनके साथ ही तारकिशोर प्रसाद भी उप मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि भले ही नीतीश सरकार बनाने में कामयाब हो गए हों, लेकिन जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। उनके 43 विधायक हैं, तो वहीं बीजेपी के 74 विधायक हैं। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी हम के कोटे से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष और वीआईपी पार्टी से मुकेश सहनी को मंत्री बनाया गया है। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के मुखिया हैं, हालांकि वो विधानसभा चुनाव हार गए हैं। और इधर नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे, तो उसी तरफ आरजेडी के नेता, वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी चर्चा में छाए हुए थे, क्योंकि महागठबंधन की हार का ठीकरा उन्होंने कांग्रेस पर फोड़ दिया है। उन्होंने साफ कहा कि 70 सीटों पर कांग्रेस ने भले ही चुनाव लड़ा हो, लेकिन 70 रैलियां भी नहीं की। तो इस तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर सवाल उठाते हुए और निशाना साधते हुए नजर आए। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। क्या राहुल गांधी मैंने आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। तो सहयोगी पार्टी ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के जो अपने नेता भी हैं, अब वो भी सवाल लगातार उठा रहे हैं। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल की बात करें तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को जो इंटरव्यू दिया है, जो खास बातचीत की है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि न सिर्फ बिहार का चुनाव बल्कि जितने भी उपचुनाव हुए उसको भी पार्टी ने गंभीरता से नहीं लिया। इस खास बातचीत का अगर आपको हम हिस्सा बताएं उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो उन्होंने आगे कहा है कि बिहार और देश के दूसरे हिस्से जहां चुनाव लड़े गए, वहां लोग कांग्रेस को दमदार विकल्प के रूप में नहीं देखते हैं। जानते बूझते कमी को दूर करने की कोशिश नहीं की गई है, ये आरोप पार्टी के ऊपर उन्होंने लगाया है। हल है, लेकिन कांग्रेस जवाब ढूंढने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि इसके पहले भी सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद समेत कांग्रेस के 22 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कांग्रेस में आत्म मंथन और बदलाव की बात कही गई थी। और अब आइए आपको खबर दिखाते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर शोले फिल्म का डायलॉग बोलना, गब्बर का डायलॉग बोलना किस तरह से एक अधिकारी को महंगा पड़ गया। पुलिस विभाग ने शो कॉज नोटिस जारी किया है और पूछा है कि आखिर इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया। कल्याणपुरा से 50-50 किलोमीटर की दूरी पर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा बेटा, नहीं डांगे आ जाएगा। बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन झाबुआ जिले में कल्याणपुरा थाना प्रभारी केएल डांगी अपने वायरल वीडियो की वजह से जरूर रो रहे हैं। पुलिस महकमा वीडियो पर सफाई मांग रहा है। कल्याणपुरा थाने में पदस्थ निरीक्षक का एक वीडियो वायरल हुआ है। उस संबंध में उसके खिलाफ कारण बताओ सूचना जारी किया गया है, और उसमें जो भी तथ्य आएंगे, जांच के बाद जो जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उस हिसाब से उसमें कार्रवाई की जा रही है।
ये वीडियो कल्याणपुरा में लगने वाले मेले के दौरान का बताया जा रहा है, जहां हर साल भारी भीड़ जमा होती है। इसी भीड़ को कोरोना संकट के चलते रोकने के लिए थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। दरोगा साहब ठाकुर बनते तो शायद फिर भी ठीक था, लेकिन बन गए गब्बर। अब ऐसे में उनके बयान का संदर्भ क्या था ये हमें पता नहीं लग पाया, क्योंकि हमारे पास कोई कालिया है नहीं, क्योंकि दरोगा साहब न तो फ़ोन पर मिले और न ही पुलिस थाने में। झाबुआ से अपने सहयोगी सचिन जोशी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और अब आइए कोरोना के कहर की बात करते हैं। दिल्ली में लगातार आपने देखा किस तरह से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई। कई बिंदुओं पर दोनों की बातचीत हुई है, उसके बाद कहीं पर सहमति बनी है। लेकिन एक सवाल जो लोगों के जहन में यहाँ पर उठता रहा कि क्या दिल्ली में जो मामले इस तरह से बढ़ रहे हैं उसको लेकर लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। इस पर क्या जवाब है दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का, इस पर देखिए शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। क्या है लॉकडाउन की तैयारी एक बार अचानक से सरकार, मुझे नहीं लगता, बहुत सारे मैसेजेस मुझे नहीं लगता। देखो, लॉकडाउन करने के बाद जब लॉकडाउन किया गया था वो दैट वाज ए लर्निंग एक्सरसाइज। उस लॉकडाउन से जो भी सीख मिली इतने महीनों के बाद, ये सीख मिली कि भाई जो लॉकडाउन से आपको बेनिफिट लेना है वो तो मास्क ले सकते हैं आप। कोविड हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स को सबसे कम पॉजिटिविटी आ रही, क्यों आ रही है? क्योंकि वो प्रोटेक्शन ले रहे हैं। जो सबसे ज्यादा खतरनाक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उनको सबसे कम पॉजिटिविटी, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप भी प्रोटेक्ट कर लीजिएगा तो प्रोटेक्शन इज सफिशिएंट। दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन के कोई आसार नहीं। दिवाली तक बाजारों में जबरदस्त भीड़ रही, जिसकी वजह से लगातार फिर से लॉकडाउन की अटकलें लग रही थी। लेकिन त्योहार का सीजन निकल गया है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि अब भीड़ भी कम होगी और कोरोना की तीसरी लहर की पीक भी निकल गई होगी। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो एब्सोल्यूट नंबर्स में परेशान होने की इतनी बात नहीं है। मैं डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि दिल्ली की जो थर्ड वेव है, फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकेंड वेव सितंबर में आई थी और थर्ड वेव ये जो नवंबर में चल रही है, इसका पीक तो जा चुका है। आप डेली की पॉजिटिविटी देखते रहिएगा। अगर पॉजिटिविटी 15% एक दिन आई थी, वो दोबारा टेस्ट नहीं कर पाई है। 15 से डेफिनेट टर्न आने के लिए हफ्ता चाहिए होता है। आज मैं कह सकता हूँ, डेफिनेटली आपसे कह सकता हूँ कि डेफिनेटली वेव का जो पीक था, पीक इज गॉन। अब धीरे धीरे ये कम आएगी। दिल्ली में फिलहाल 40,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। एक्टिव मामलों में दिल्ली देश में तीसरे नंबर पर है। यहाँ वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड 12% खाली हैं, जबकि बिना वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड 11% ही खाली बचे हैं। ज्यादातर प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बेड खत्म हो चुके हैं। इस समस्या से निपटने के लिए एक तरफ दिल्ली के 33 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में 800 आईसीयू बेड बढ़ाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 750 और आईसीयू बेड जल्द देने का भरोसा दिया है। हालांकि हालात सामान्य कब होंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता। कोई उम्मीद है कि स्थिति कब तक काबू पाई जा सकती है कोरोना? देखिए, कोरोना के बारे में तो अभी दुनिया में कोई नहीं जानता है कि कब तक स्थिति काबू में पाई जा सकती है, क्योंकि जब तक इसकी दवाई और वैक्सीन लोगों के बीच नहीं आती है, उसको व्यवहार में नहीं लाया जाता है, कोई भी प्रोडिक्शन करना एक लेमैन प्रोडिक्शन होगा, लेकिन अभी भी कुछ कहना। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि दिल्ली के हर घर का सर्वे किया जाएगा और सर्वे के दौरान जो लोग बीमार मिलेंगे या लक्षण वाले मिलेंगे उनका फिर टेस्ट किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने ठीक ऐसा ही फैसला जून के महीने में भी किया था, लेकिन फिर वो फैसला वापस लेना पड़ा, क्योंकि दिल्ली के अंदर 40-50 लाख घर हैं और इन्हें कवर करने के लिए स्टाफ इतना है कि सर्वे पूरा होने में कई महीनों का समय लग सकता है। लेकिन अब दोबारा से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया है, तो हम आगे देखेंगे कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कब तक और कैसे पूरा होगा। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। और खबरों की खबर में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद महाराष्ट्र में खुल गए धार्मिक स्थल और इसी के साथ साथ दिखाएंगे किस तरह से पहाड़ों में हो रही है बर्फबारी। ब्रेक के बाद खबरों की खबर में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बात करेंगे धार्मिक स्थलों की, जो महाराष्ट्र में करीब
8 महीने के लंबे इंतजार के बाद खुल चुके हैं और हम इस वक्त मुंबई के दादर इलाके में सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर मौजूद हैं। कुछ देर पहले करीब 1 घंटे तक अंदर सैनिटाइजेशन चला। आपको दिखा दूं मैं तस्वीरें। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि धार्मिक स्थल यहाँ पे खुले हैं तो सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर कुछ लोग आकर समझने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्हें मोबाइल पर ये ऐप डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद जो QR कोड जारी होगा वो QR कोड दिखाकर ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो एक दिन में 1000 से ऊपर सिद्धिविनायक मंदिर में लोग नहीं जा सकते हैं। 2 दिनों तक बताया जा रहा है कि इसका आंकलन होगा, उसके बाद हो सकता है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाई जाए। तो ये तो हमने आपको सिद्धिविनायक मंदिर की बात बताई। इसके अलावा बाकी और जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर क्या दिशा निर्देश हैं उस पर तफसील से देखिए सोहित मिश्रा की रिपोर्ट। पूरी सावधानी बरतते हुए महाराष्ट्र के सभी धार्मिक स्थलों को सोमवार से दोबारा खोला गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर सीमित लोगों को एक बार में अंदर जाने दिया जा रहा है। मुंबई के माहिम चर्च में एक बार में 1200 लोग प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अब 156 लोगों की ही व्यवस्था है। सिद्धिविनायक मंदिर में 1 घंटे में केवल 100 लोगों को ही जाने की अनुमति है। 100% रिस्पॉन्स मिल रहा है और आप देखोगे तो जिनको ऑपरेट नहीं करने आता मोबाइल या QR कोड, उनके लिए यहाँ पे जो हमने व्यवस्था की है, जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको भी यहाँ पे ऑन द स्पॉट QR कोड दिया जा रहा है। इसीलिए हर एक का दर्शन और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और सभी नियमों का पालन करते हुए हर एक भक्तगण यहाँ पे दर्शन ले रहा है। श्रद्धालु भी धार्मिक स्थल खुलने से खुश नजर आए। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। 8 महीने के बाद, लॉकडाउन के बाद आज मंदिर खुल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और आज दर्शन किए गणपति जी के तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही खुशी और आज के दिन खुला है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अवसर है। हम लोग गुजरातियों के लिए न्यू ईयर होता है तो ये हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं और आज कोरोना वायरस की वजह से नहीं आने का बहुत दुख हो रहा था और यहाँ पे आए हैं तो इतना, और ये प्रोसेस की वजह से इतनी खुशी हो रही है। अब उन लोगों ने भी राहत की सांस ली है जिनका घर इन्हीं धार्मिक स्थलों की वजह से चलता था। 8 महीनों में इन लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कुछ लोगों को तो घर चलाने के लिए गहने भी गिरवी रखने पड़े। आप यकीन नहीं कर सकोगे कि माल गिरवी रखना पड़ा हम लोग को, कि जो जेवर थे गिरवी रख के हमारा उधर। आप भी अभी भी देख रहे हैं कि अपना लाइन तो चालू हो गई है, लेकिन हमारे जो अंदर की स्टॉल है वो अभी तक चालू नहीं हुए हैं। जैसे होम लोन है, किसी का कार लोन है, जो भी है कि एजुकेशन लोन है, तो सब यही दुकान से तो चलते हैं। हमारा बाकी कोई व्यवसाय ही नहीं है। तो हमें जैसे मेरा होम लोन है, किसी का पर्सनल लोन है, किसी का एजुकेशन लोन है, तो इसमें जो हमें बहुत आपत्ति आ गई कि ये चीज़ भरने के लिए। शुरुआती दिनों में इन धार्मिक स्थलों पर सीमित लोगों को ही जाने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन इन धार्मिक स्थलों के ट्रस्ट का कहना है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे और उन्हें हालात समझ में आएंगे, उसके मुताबिक लोगों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। और अब ये बात करते हैं मौसम के बदले मिजाज की। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक दिवाली से पहले क्रिसमस जैसा नज़ारा दिख रहा है। सफ़ेद चादर बर्फ की हर तरफ नज़र आ रही है और इससे कारोबारियों को थोड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि उन्हें उम्मीद जगी है कि इससे सैलानी बढ़ेंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ से लेकर हिमाचल में कुफरी तक बर्फबारी का नज़ारा है। जम्मू क्षेत्र में पीर पंजाल की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर मौसम बदला है तो मैदानों में भी एक दिन में मौसम बदलने के आसार लगाए जा रहे हैं। और इसी के साथ खबरों की खबर में मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन बाकी खबरों के लिए, अहम खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।